हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआर। और चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। देखिए, आपको बताना है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कि ये भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भाग 4A। भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। जब आप संविधान का अनुच्छेद 51A देखोगे उठाकर, तो उसमें आपको मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे। देखो, हुआ क्या था कि जब जो मौलिक कर्तव्य थे, ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। देखो, जो मौलिक कर्तव्य है, इनको एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जोड़ा गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया कि लोगों की क्या होने चाहिए, देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, यानी कि नागरिकों के देश के प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए। और उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी सरकार ने एक कमेटी बनाई, जिसके कौन सी कमेटी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह क्या थे, इनके इंदिरा गांधी सरकार के ही कैबिनेट मंत्री थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या रखा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने एक सुझाव दिया कि हमारे यहाँ पर मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। जनरली आप देखते होगे कि जब भी कभी संविधान में कोई संशोधन होता, संविधान में कुछ जोड़ा जाता है या हटाया जाता है, तो उसके लिए सामान्यतः संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि जो मौलिक कर्तव्य है, ये मूल संविधान का हिस्सा तो थे नहीं, तो इनको बाद में जोड़ा गया। तो इनको जब जोड़ा गया, तो इसके लिए संविधान में भी संशोधन करना पड़ा। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया कब, 1976 ईस्वी में, जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया हमारे संविधान के अंतर्गत। किसकी रिकमेंडेशन पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर। देखो, जो सरदार स्वर्ण सिंह थे, इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों का कहा था कि आपको जोड़ना है, लेकिन हमारे जो जब 42वां संविधान संशोधन आया 1976 ईस्वी में, इसके द्वारा हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन आज के समय पर आप देखोगे हमारे यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि एक बाद में जुड़ा होगा। तो ये जो एक जुड़ा, अब इसको भी कुछ संविधान संशोधन किया होगा। जब भी कभी संविधान में भाई कुछ चीज़ जोड़ी जा रही है या हटाई जा रही है, तो सामान्यतः संशोधन तो करना पड़ेगा। अब जो एक जोड़ा गया, इसको भी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया कब, 2002 में। तो 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, और आज के समय पर हमारे यहाँ पर कितने मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं, 11। ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, ये क्या था, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, यानी कि 11वां क्या है, यह प्रत्येक माता पिता का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने बच्चे को प्रारंभिक निःशुल्क शिक्षा, कहाँ से कहाँ तक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या कराएगा, शिक्षा प्रदान कराएगा। और ये क्या होगी, उनकी क्या होगी, ड्यूटी होगी, उत्तरदायित्व होगा उनका, रिस्पॉन्सिबल वही रहेंगे। कब, कहाँ से, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। ये सारे के सारे क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, 51A के अंतर्गत। देखो, जो काउंटिंग है 1 2 3, इसको आप ABCDEFGHIJK इस तरीके से करिए। तो जो मौलिक कर्तव्य है ना 11वां, ये कौन सा है, 51A के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, के। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं उसी पेज पर। तो ये जो थे, किस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सरकार के द्वारा जोड़े गए, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। कौन सी कमेटी बनी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी। किस भाग के अंतर्गत है, भाग 4A के अंतर्गत, अनुच्छेद 51A। जब ये संविधान में जोड़े गए, तो कौन से संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ। क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्से थे, तो आपको बोलना है नहीं, इनको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1976 में। और 1976 में क्या होता है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अच्छा, इनको मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, तो इनको USSR, यूनाइटेड सोवियत संघ, रूस से लिया गया है। उस समय पर 1970 के दशक में आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट, मतलब हमारे देश के अंदर सोशलिस्ट जैसी भावना बहुत होने लगी थी, क्योंकि हमारे देश का जो संबंध थे 1970 के दशक में रशिया के साथ बहुत अच्छे थे, और रशिया क्या एक साम्यवादी कंट्री है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर भी क्या, रशिया से ही बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि एग्रीमेंट हुए हमारे, और इस तरीके से हमारे यहाँ पर USSR से क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर बोला जाएगा कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। आज के समय पर कितने हैं, 11। अब बात करते हैं भाग 3 के बारे में। जो भाग 3 है, भाग 3 के अंतर्गत हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, यानी कि मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंतर्गत। देखो, जो हमारे मूल अधिकार थे, इनकी संख्या थी पहले 7, आज के समय पर घटकर हो चुकी है 6। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था, उसको रिमूव कर दिया गया था। ये 6 मूल अधिकार क्या क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये रहे। आप देखोगे कि जो हमारा समता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से लेकर 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी का अधिकार 29 30,
और संपत्ति का अधिकार जो कि रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, जो है संपत्ति का अधिकार इसको रिमूव कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? तो इसके लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1 1978 में। देखो फिर बता रहा हूँ, जब भी कभी संविधान में कोई संशोधन किया, कोई चीज़ जोड़ी जाती है, हटाई जाती है, तो उसके लिए सामान्यतः संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो जब इसको रिमूव किया, यहाँ से हटाया संपत्ति के अधिकार को, तो इसके लिए 44th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ। कब? 1978 में। और ये कहाँ था? पार्ट 12 के अंतर्गत। और इसको कहाँ डाल दिया? 300 कै के अंतर्गत। तो आज के समय पर जो संपत्ति का अधिकार है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? आर्टिकल 300 कै के अंतर्गत और भाग 12 के अंतर्गत, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है जो मूल अधिकार है वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा का है। अब बात करते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा? हमारे यहाँ पर नागरिकता। और नागरिकता मतलब सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। और हमारे यहाँ पर क्या है? सिंगल सिटीजनशिप आपको देखने को मिलेगी, यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलेगा, जो कि हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन आए, यूके आए, या फिर ग्रेट ब्रिटेन कुछ भी आए, इंग्लैंड आए, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है? ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके कुछ भी आए, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है और सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। जबकि आप देखोगे जो यूएस है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, अमेरिका के अंतर्गत ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। एक तो वहाँ राज्य के लिए होती है और एक राष्ट्र के लिए होती है, यानी कि वहाँ का जो सिटीजन है, यूएस का सिटीजन है, वो डबल बेनिफिशियरी होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वहाँ की राष्ट्रीय सरकार है, और एक जिस राज्य का वो निवासी है। जबकि आप भारत में देखोगे, आप भारत के किसी भी राज्य में पैदा हो जाओ, आपको क्या मिलेगी? पैदा होते ही क्या हो जाता है? आप भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। फिर आप देखोगे जो पार्ट 5 है, ये वाला पार्ट 5 में क्या है? यूनियन गवर्नमेंट है। क्या है? यूनियन गवर्नमेंट है। ये क्या है? 52 से लेकर 51 तक, 52 से लेकर 51 तक, 151, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आयरलैंड और स्पेन। देखो जब आप भारतीय संविधान देखोगे तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राज्य के नीति निर्देशक है, डीपीएसपी है, इनको आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन जो आयरलैंड का संविधान था, यानी कि हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। और जो आयरलैंड का संविधान था उसके अंतर्गत लिए गए स्पेन से। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए हुआ सही। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? यानी कि आपको बताना है जो हमारे डीपीएसपी हैं, जिनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है कहते हैं, उनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 यह बात कहता है कि अगर आपके डीपीएसपी का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हो? कोर्ट में इनको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, मतलब कि इनको क्या नहीं प्राप्त है? न्यायिक मान्यता प्राप्त नहीं है। तो कहाँ लिखी गई है ये बात? आर्टिकल 37 के अंतर्गत। लेकिन आप देखोगे जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, अगर कोई व्यक्ति या सरकार हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करती है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इनके संरक्षण के लिए क्या प्राप्त है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इनको रिट जारी की, अगर कोई व्यक्ति या सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। तो हाई कोर्ट को पावर है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग और सुप्रीम कोर्ट को पावर है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और ये इस तरीके से 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मूल अधिकारों के क्षेत्र में ही रिट जारी करता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी रिट जारी करने की पावर है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे कि जो रिट जारी करने की शक्ति के बारे में देखोगे तो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है रिट जारी करने के क्षेत्र में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? केवल मूल अधिकारों के क्षेत्र में ही जारी करता है, और ये हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी जारी करता है। जब आप देखोगे आर्टिकल 38, तो आर्टिकल 38 और 39 मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, उसमें सभी अनुच्छेद आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि आर्टिकल 38 और 39 ये थे, तो राज्य जन कल्याण, यानी कि स्टेट क्या करेगा? स्टेट वेलफेयर के लिए काम करेगा, जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। और आर्टिकल 39 में लिखा गया कि राज्यसभा द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। अगर अब बात करते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। देखो जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जब भी कोई कानून बनाएगी तो वो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। अगर केंद्र सरकार
इन डीपीएसपी को यानी कि इन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम नहीं है तो आप इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी प्रकृति क्या है, नॉन जस्टिसेबल नेचर की है। आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा, जो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 यानी कि फंडामेंटल राइट के अंदर लिखी गई है वही यहाँ पर है, वही सेम मतलब है राज्य का भी। आर्टिकल 40 ध्यान रखना है, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी। आर्टिकल 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। आर्टिकल 45 बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा, ये आपको याद रखना है। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। और एक नेक्स्ट आर्टिकल 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आयरलैंड। जो आयरलैंड का संविधान था वो 1937 में बना था। तो जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता थे उन्होंने 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से ये कंसेप्ट लिया था डीपीएसपी का, और इसको भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा। और जो आयरलैंड है, आयरलैंड में कहाँ से लिया गया था? वो स्पेन से लिया गया था। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? जैसे कि आप ब्रिटेन की बात करोगे, बताया था कि ब्रिटेन से हमने सबसे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। फिर जो विधि का शासन है वो भी वहीं से लिया गया है। संसद की प्रणाली भी हमारी यहीं से है। इसके बाद आप संयुक्त राज्य अमेरिका को देखोगे तो यहाँ से मूल अधिकार लिया हमने। न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो आर्टिकल 61 के अंतर्गत है, वो भी कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड का संविधान देखो अभी पूछा गया था, तो यहाँ से क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद कनाडा। कनाडा से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि एक तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ यानी कि रेजिडुअल पावर्स का केंद्र में नियुक्त होना, इन पर कानून कौन बनाएगा? अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र कानून बनाएगा। दूसरा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि जो राज्य हैं और केंद्र है इनमें जो सबसे ज़्यादा मजबूती होगी वो केंद्र की होगी। राज्य कितना भी पावरफुल हो जाए लेकिन वो केंद्र से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, उसको केंद्र के नियंत्रण में ही काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? समवर्ती सूची। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। जर्मनी को मतलब जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और यहाँ से हमने क्या लिया? इमरजेंसी लिया है। हमारे यहाँ पर संविधान में 3 तरीके की इमरजेंसी है, आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंतर्गत। उनके क्या क्या नाम है आप कमेंट में मुझे बताइए। संयुक्त संघ पूर्व का संविधान यानी कि यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ रूस, अभी डिस्कस किया था हमने कि मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है? वहीं से लिया है। और मूल कर्तव्य को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था। उसके बाद अगर हम देखें कि दक्षिण अफ्रीका का, तो यहाँ से संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया है जो आर्टिकल 368 में है, तो वो भी कहाँ से लिए? दक्षिण अफ्रीका से लिए। फिर जापान से देख लो हमने क्या लिया? सबसे इंपॉर्टेंट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जापान से क्या लिया हमने? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसको कन्फ्यूजन मत करना कि ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन से हमने लिया है विधि का शासन, और यहाँ पे क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, भाग 4A में। अभी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 में। कहाँ है? भाग 4A में। कब जोड़े गए? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, यूएसएसआर से लिए गए हैं, तो काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली थी? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन है कब हुआ था? 1976 में। और ध्यान रखना है कि ये 44वां हुआ था 1978 में। देखो 4 और 4 मिलाकर होते हैं 8, और 4 और 2 मिलाकर होते हैं 6, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये हुआ था 1971 में, 1971 में। और जो 30वां था ये था 30वां संविधान संशोधन 1972 ईस्वी में। देखिए इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो 25वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व थे उनको मूल अधिकारों पर अभिभावी बनाया गया था। लेकिन ठीक इसके बाद 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। उसके द्वारा 31 अनुच्छेद में संशोधन किया गया, और जो भाग 4 के अंदर हमारे डीपीएसपी हैं जिनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उनको मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान किया गया था।
कब की बात है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 की बात है यानी कि ये। लेकिन ठीक इसके बाद आप देखोगे कि मिनर्वा मिल्स केस आया। मिनर्वा मिल्स केस में ये सारी सारी बातें असंवैधानिक घोषित कर दी गई। मिनर्वा मिल्स केस कब आया था? 1980 में। तो असंवैधानिक घोषित कर दी, लेकिन असंवैधानिक घोषित क्यों करी? सुप्रीम कोर्ट ने इसके पीछे रीजन दिया कि जो ये बातें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे मूलभूत ढांचे को हनन करती हैं, जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करती हैं ये। तो न्यायालय द्वारा कहा गया कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य सामंजस्य तथा संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। और आधारभूत ढांचे का कंसेप्ट कब आया था? 1973 में। जब कौन सा केस आया था? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्राम पंचायतों का आयोजन। जो हमारे यहाँ पर आर्टिकल 40 है उसमें लिखा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो उसके अंदर आपको गांधीवादी विचारधारा देखने को मिलेगी। देखो बेसिकली जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको 3 जगह पर बांटा गया है, मतलब 3 पार्ट में बांटा गया है। वैसे देखो इनको हम अपने पढ़ने के लिए, आसान करने के लिए, बनाने के लिए उसको 3 जगह पर बांट रखा है। जैसे कि हिस्ट्री है हमारी, उसको मॉडर्न इंडिया, मिडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया के रूप में बांटा हुआ है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना था कि हिस्ट्री 3 जगह पर लड़ी गई कि हाँ भाई 3 जगह से। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केटी शाह। देखो केटी शाह ने कहा था कि जो राज्य के नीति निर्देशक है डीपीएसपी है वो किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक जब चाहे, मतलब कि बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है कि जब उसको अच्छा लगेगा तो बैंक क्या करेगा, अपनी सुविधा के अनुसार उसको दे देगा। तो ये कहा था किसने? केटी शाह ने। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में 7 मेंबर्स थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 में। के एम मुंशी भी क्या थे? इसके जो प्रारूप समिति में 7 मेंबर्स थे उनमें से एक थे। और जो ग्रानविले ऑस्टिन है, ग्रानविले ऑस्टिन ने क्या कहा था कि जो निदेशक तत्व हैं डीपीएसपी हैं और अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट हैं उनको संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन अगर आप देखोगे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको? प्रियम्बल, जो हमारी प्रस्तावना है। और ग्रानविले ऑस्टिन ने किसको कहा है? निदेशक तत्व और अधिकारों को। और जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने किसको कहा है? आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 39। देखो सीधी सी बात है यार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही तो बात कही गई है कि स्टेट वेलफेयर की बात की गई है। तो 99 नहीं होना, 59 नहीं होना, आर्टिकल 69 नहीं होना, क्योंकि जो डीपीएसपी हैं वो कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक है और ये आर्टिकल उसके बीच में पड़ता है। तो इस तरीके से भी आप ऑब्जर्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश? आयरलैंड से। कनाडा से कह रही है एमरजेंसी, यूएसए से फंडामेंटल राइट, ब्रिटेन से संस्थात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये सारी बातें ली गई हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और आयरलैंड में कहाँ से लिया है? स्पेन से। अब तो याद हो गया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 51 कै। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? ऑप्शन 1 है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। नेक्स्ट है मादक पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो देखो यार, जो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है ये आपको मिलेगा आर्टिकल 23 के अंतर्गत। आर्टिकल 23 व 24 जो 2 अनुच्छेद है हमारे यहाँ पे, वो क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। और जो मादक पेय वाली बात है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों वाली बात है, ये आती है आर्टिकल 47 में। तो इसका ऑप्शन 2 तो सही है लेकिन 1 गलत है। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। जी हाँ, आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन है आपके सामने कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपने मूल कर्तव्य को थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11, आपको एक बार नज़र में को निकालना पड़ेगा उनको। तो आपको मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका है करेक्ट आंसर, यानी कि लोक चुनाव में मतदान करना जो है वो हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। जो मतदान का अधिकार होता है ना, वो हमारा क्या होता है, एक स्वैच्छिक अधिकार होता है। जो भी व्यक्ति भारत के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो 18 वर्ष का व्यक्ति हो जाता है, तो उसको उस राज्य की जो इलेक्टोरल रोल होती है, यानी कि जो निर्वाचक नामावली होती है, उसके अंदर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। और 18 साल की जो वयस्क आयु होता है वो प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत में क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है। लेकिन आप देखोगे कि जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सारे के सारे क्या हमारे मूल कर्तव्य है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए, जो सार्वजनिक संपत्ति है ना, सार्वजनिक संपत्ति की जगह अगर कभी 1% क्या आ जाए, निजी संपत्ति आ जाए, तो निजी संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं। देखो, अगर कभी यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से आ जाए, जो ये सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति की जगह अगर वो लिख देते हैं निजी संपत्ति, क्या लिख देते हैं, निजी संपत्ति, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी लिख देते हैं, तो वैसा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उनके अंतर्गत क्या लिखा गया है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना लिखा गया है, ना कि निजी संपत्ति की। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए बता रहा हूँ कि निजी संपत्ति अगर आएगा तो वो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।